everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome on to the channel. Dear friends, कोर्स ऑफ वेजेस 2019 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 20। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की। ये जो पिंकू है ना, ये एक ही इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, लेकिन दो अलग अलग काम करता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक ही इस्टेब्लिशमेंट में दो या उससे ज्यादा काम करता है और उन कामों की अलग अलग मिनिमम वेज रेट है, तो एम्प्लॉयर को उस हर काम के हिसाब से ही एम्प्लॉय को मिनिमम वेज रेट देनी पड़ेगी। जैसा कि हमारी एग्जाम्पल में ये जो पिंकू है ना, ये एक एस्टेब्लिशमेंट में दो काम करता है। पता है कौन कौन से? पहले हाफ में ये क्या करता है? देखो, 8 घंटे का काम होता है ना, तो 8 में से पहले 4 घंटे क्या करता है पिंकू? मशीन ऑपरेटर का काम करता है। और मशीन ऑपरेटर का फ्रेंड्स मिनिमम वेज रेट है 500 पर डे, 500 रुपीज पर डे। इतना क्लियर? बाकी के बचे 4 घंटों में ये पिंकू क्या करता है? हेल्पर का काम करता है। और हेल्पर की मिनिमम वेज रेट है ₹400 पर डे। अब जो एम्प्लॉयर है टोमो, क्योंकि पिंकू दो काम करता है, वो मशीन ऑपरेटर का भी करता है और वो साथ ही साथ बताओ और कौन सा काम करता है? हाँ जी, वो हेल्पर का काम भी करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, मशीन ऑपरेटर का बताओ फ्रेंड्स मिनिमम वेज रेट क्या है पर डे? यस, 500। और हेल्पर का? यस, 400। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर इन दोनों कामों का अलग अलग वेज रेट है मिनिमम? यस। तो अब एम्प्लॉयर टोमो पिंकू को, जो कि एम्प्लॉय है, किस तरह से देगा कहते पैसा? सुनो, देखो, मशीन ऑपरेटर का काम वो 4 घंटे कर रहा था, है ना? कितना है? 500 पर डे। 500 को वो 8 घंटे जो टोटल होते हैं, 500 को 8 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 4 से करेगा। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे काम कर रहा है मशीन ऑपरेटर का। टोटल 250 आ गया। ठीक इसी तरह से वो हेल्पर वाले में अब क्या करेगा? 400 को डिवाइड करेगा 8 के साथ, मल्टीप्लाई कर देगा 4 के साथ। मान लो 200 आ गया। अब देखो, मशीन ऑपरेटर का निकल के कितना आया? 250। हेल्पर का कितना आया कैलकुलेशन करके? मान लो 200 आया। अब 250 और 200 को कैलकुलेट करके मान लो 450 आया है। तो ये 450 पर डे जो अमाउंट है, ये एम्प्लॉयर क्या है? अपने एम्प्लॉय पिंकू को देगा। इससे क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ गया ये कि अगर अलग अलग काम आप कर रहे हो और उनका अलग अलग मिनिमम वेज रेट है, तो उनको उनकी कैलकुलेशन करके ही, दोनों को ज्वाइन करके ही फिर जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोग ये बात जानते हो ना कि दो तरीके से वेजेस मिलती हैं। एक तो मिलती है आपको आपके टाइम रेट के हिसाब से, जैसे कि पर डे, पर आवर, पर वीक, पर मंथ, है ना? दूसरा, आपको कुछ याद आया? ये माइक वाली एग्जांपल से मैंने आपको क्या बताया था? यस, पर प्रोडक्ट के हिसाब से। कुछ वर्कर्स होते हैं जिनको मंथली सैलरी नहीं मिलती, पर डे या पर वीक के हिसाब से नहीं मिलती वेजेस, उनको पर प्रोडक्ट के हिसाब से मिलती है कि आपने पर पीस कितने बनाए हैं, कितने प्रोडक्ट बनाए हैं। मान लो जैसे पिंकू को उसका एम्प्लॉयर टॉमू बोलता है कि तुम अगर ये 100 बनाओगे तो तुम्हें पर माइक बनाने का मैं 10 रुपए दूंगा या 50 रुपए दूंगा। तो वो हो जाता है वो वाला वर्कर जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पर प्रोडक्ट के हिसाब से मिल रहे हैं वेजेस। अब सुनो ये सेक्शन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। मान करके चलिए, टाइम रेट के हिसाब से गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट फिक्स की हुई है 15,000। लेकिन पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी मिनिमम वेज रेट मिलनी चाहिए, ये चीज फिक्स नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि अगर किसी बंदे को पर डे, पर आवर या पर वीक या पर मंथ के हिसाब से वेजेस मिलती हैं, उसके तो फायदे है यार, क्योंकि उसको तो 15,000 से कम मिलेगा ही नहीं। क्यों? बिल्कुल ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए तो मिनिमम वेज रेट फिक्स की हुई है। अब पिंकू सोच में पड़ गया, यार कहता मैं तो वो वर्कर हूँ जिसको पर प्रोडक्ट के हिसाब से वेजेस मिलती हैं। कहता यार, और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं, अब मेरा क्या होगा? कहता, अब इमेजिन करो, जो एम्प्लॉयर है पिंकू का, वो उसको कहता है कि तेरे को पर माइक बनाने का मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ।
पर माइक इन द सेंस 100 पीस का, मान लो मैं तेरे को 10,000 रुपया दे रहा हूँ। पिंकू कहता अच्छा, हाय, कहता काश मेरे को पर मंथ के हिसाब से मिलता होता पैसा, तो मेरे को 15,000 से कम नहीं मिलना था। कहता ओ यार, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से वेजेस लेता हूँ ना, तो मेरे को देखो ना 10,000 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ये सेक्शन 12 बोलता है कि ए पिंकू तो उदास बिल्कुल मत हो। पिंकू पूछता है क्यों? क्योंकि ये सेक्शन बोलता है कि भले ही तुम वो वर्कर हो जिसको प्रोडक्ट के हिसाब से वेजेस मिलते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है कि टाइम रेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने 15,000 वाली मिनिमम वेज फिक्स की हुई है ना, तुमके ऊपर भी वो लागू होगी। मतलब कि पिंकू भले ही पर प्रोडक्ट के हिसाब से वेजेस लेता है, उसको भी यहाँ पर उसका एम्प्लॉयर 15,000 से कम की वेजेस नहीं दे सकता है। अगर मैं इन शॉर्ट देसी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर बस इतना ही बोला गया था इस सेक्शन में कि गवर्नमेंट ने, फ्रेंड्स एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं 15,000 हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? अब देसी लैंग्वेज में समझो, बस इतना ही बोला गया है। गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम रेट के बेसिस पे मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देती है 15,000, लेकिन पर प्रोडक्ट के हिसाब से वो फिक्स नहीं करती है। बट वो इतना बोल देती है, एक काम करो, जिनको पर प्रोडक्ट के हिसाब से वेजेस मिलती है ना, चलो ये बात मैं उनपे भी लागू कर देती हूँ कि उनको भी 15,000 के कम नहीं मिलेगी। समझ गए? बस 2 लाइन में सेक्शन खत्म हो जाना था, लेकिन मेरे को था कि शायद आप कंफ्यूज ना हो, जैसे मैं थोड़ा डिटेल में समझाया एग्जांपल देके, एंड आई होप आपको क्लियर हो भी गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13। यार ये तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, मिनिमम वेज रेट फिक्स करती है ना, लेकिन आपको क्या लगता है वो ऐसे आसानी से फिक्स कर देती है क्या? वो अपने कुछ कंडीशंस नहीं रखेगी? रखेगी ना। अब वही कंडीशंस हम इस सेक्शन में समझेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कहते हैं मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के साथ साथ कुछ कंडीशंस रख सकती है, जैसे कि वो नॉर्मल वर्किंग आवर फिक्स कर सकती है कि इतने घंटे ही आप वर्कर से काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आप 8 घंटे ही काम करवाओगे, और उन 8 घंटों में 30 मिनट की लंच ब्रेक बोलो, टी ब्रेक बोलो, जो भी बोलो वो भी इंक्लूड होनी ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट साथ में ये कंडीशन रखती है कि अगर आपने 1 घंटे से ज्यादा काम करवाया, लाइक आपने 9 आवर्स काम कराया, तो उस 1 घंटे को हम ओवर टाइम मानेंगे और आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। ठीक, तो पहली कंडीशन समझ गए ना कि वो क्या है, वर्किंग आवर, जो नॉर्मल वर्किंग आवर होते हैं वो सेट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कितना होगा। दूसरा, अब यहाँ पे यार संडे की छुट्टी तो हर कोई मानता है ना, हाँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि अगर आप लोग अपने वर्कर से कंटिन्यूसली काम करवा रहे हो, तो इन वो 7 डेज में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कि रेस्ट डे हो। अब चाहे वो संडे हो, थर्सडे हो, मंडे हो, जो भी हो, लेकिन एक रेस्ट डे तो बनता है, एंड यूजली हम जानते हैं कि संडे ही होता है। ठीक है, थर्ड बात यहाँ पे ये आ जाती है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर मान लो आप क्या है, रेस्ट डे पर भी अपने वर्कर को बुलाते हो काम पर, उससे काम करवा रहे हो, तब आपको उसको ओवर टाइम के बराबर ही पेमेंट देना होगा। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। नॉर्मली मान लो जो पिंकू है, इसको पर आवर का ₹100 मिलता है। नॉर्मल रेट मान लो ₹100 है पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से। ओवर टाइम का रेट मान करके चलिए पर आवर ₹150 है। क्लियर? क्या बोला मैंने? नॉर्मल वर्किंग में पर आवर ₹100 रेट है, ओवर टाइम में पर आवर ₹150 है। ठीक है, संडे के दिन पिंकू को काम पर बुलाया गया है। क्लियर? अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप रेस्ट डे पर अपने वर्कर को बुला रहे हो, तब आप उसको नॉर्मल आवर के हिसाब से पैसा नहीं, मतलब ₹100 पर आवर नहीं दोगे। कितना देंगे? बिल्कुल ठीक, ओवर टाइम वाला रेट दोगे आप, मतलब 150 पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप रेस्ट डे पे अपने वर्कर को काम पे बुलाते हैं तो। ये तीनों बातें समझ में आ गई? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कहानी में ट्विस्ट ना आए, मतलब कंडीशंस हो या कुछ भी रूल्स हो और उसके एक्सेप्शंस ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर इन रूल्स के भी क्या एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, मतलब
ऐसे कुछ पॉइंट्स जहां पर ये रूल लागू नहीं होंगे, जो अभी अभी हमने समझे कि इतना नॉर्मल वर्किंग डे होता है, ठीक है, रेस्ट डे पे आप बुलाओगे तो आपको ओवर टाइम के बराबर पेमेंट देना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ता है, रेस्ट डे देना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कहते, जहां पर फिर ये बातें लागू नहीं होती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, जैसे फ्रेंड्स मान लो इमरजेंसी आ गई है, खास तौर पर ऐसी कोई इमरजेंसी जिसे आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे। लाइक अगर मशीनरी अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगी, किसने सोचा था इतना फ्लड आ जाएगा या अर्थक्वेक आ जाएगा या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, हमने सोचा नहीं होता, अचानक से बस हो जाता है वो सब कुछ। तो मुझे बताओ, एक तरफ इमरजेंसी आ गई है और पिंकू बोले अरे मेरा तो रेस्ट डे चल रहा है, मैं तो संडे मना रहा हूँ, नहीं। या पिंकू बोले अरे 8 घंटे तो पूरे हो गए, मैं चला घर, अपनी इमरजेंसी अपने आप देखो, नहीं। तो मुझे बताओ, क्या इमरजेंसी की सिचुएशंस में यहाँ पे अभी ये रूल देखे बैठोगे कि 8 घंटे के बाद अभी मैंने काम नहीं करना, या मैं तो संडे मना रहा हूँ, मैं काम पे नहीं आऊंगा? नहीं, ऐसी सिचुएशंस में आना पड़ता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। मुझे एक बात बताओ, एक देसी लैंग्वेज में आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछती हूँ कि मान लीजिए आपके स्कूल की टाइमिंग है सुबह 9 AM टू 3 PM, ठीक, 9 AM टू 3 PM। अब जो आपके स्कूल में वो स्वीपर आंटी है, वो मुझे बताओ, जब आपकी क्लास चल रही है, क्या वो उसी के बीच में चलती क्लास में आ जाएंगे झाड़ू पोछा लेके सफाई करने? नहीं। ये वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क्स होते हैं, ये वो काम होते हैं जो या तो वो 9 AM से पहले करेंगी, है ना, या 3 PM के बाद करेंगी, बीच में तो नहीं करेंगी। अब मुझे बताओ जरा, अगर मान लो आपके ऑफिस की टाइमिंग भी कुछ इस तरह से ही है, 9 AM टू 5 PM, उस दौरान मशीनरी चल रही है, गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया हुआ, मान लो 9 AM टू 5 PM, ठीक है। तो अब उस दौरान मशीनरी चल रही है, अब वो मशीनरी की अगर रिपेयर करनी है या साफ सफाई करनी है, तो क्या वो चलते काम में शुरू हो जाएंगे? नहीं। तो वो या तो 9 AM के पहले करेंगे या 5 PM के बाद में करेंगे, है ना। तो क्या यहाँ पर ये वाला रूल लागू हुआ? बताओ मुझे, कि जो गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स कर दिया 9 AM टू 5 PM के बीच में ही काम होना है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ काम होते ही ऐसे हैं जो या तो मेन जो काम है उसके शुरू होने से पहले करने पड़ते हैं या बाद में करने पड़ते हैं। तो बोलो, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। यार मुझे एक बात बताओ, आपके स्कूल में जो आपके बस ड्राइवर थे, अगर मान लो आप बस में आते जाते थे स्कूल में, तो जो आपके बस ड्राइवर है, अब स्कूल है मान लो 9 AM टू 3 PM, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो सारा दिन ही बस खाली बस लेके घूमे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कि भाई स्कूल तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक लगा हुआ है, तो चलो बस चलाए जाओ चलाए जाओ? नहीं ना, नहीं ना। वो कब चलाएंगे? एक तो जब सुबह बच्चों को लेकर के आना है, फिर एक बीच में टाइम आता है तो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको जल्दी घर भेजते हैं, है ना, वो वाले टाइम पे चलाएंगे। फिर जो बड़े बच्चे भी है जो बस में जाते हैं उनको घर छोड़ के आएंगे, बीच बीच में उनके काम एक्टिव होता है ना। ज्यादातर तो वो ड्यूटी पे तो है, वो स्कूल की टाइमिंग वहां पर है, लेकिन वो हर वक्त बस थोड़ी ना चलाए जा रहे हैं। तो वो कुछ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं ऐसे फैक्ट्रीज में भी होती हैं, जहां पर बंदा अपनी ड्यूटी पर तो है, लेकिन उसका काम ऐसा है कि वो ये नहीं कि वो कंटिन्यूअसली करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, नहीं, कुछ काम बीच बीच में ही करने होते हैं उनको, वो हर वक्त नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप उनको बोलो कि लगातार 8 घंटे काम आपको करना ही पड़ेगा, सिर्फ बीच में 30 मिनट्स की ही ब्रेक मिलेगी, कैसे पॉसिबल है यार? वो उनका काम ही ऐसा है, वो बीच बीच में एक्टिव होंगे, बाकी टाइम पे वो ड्यूटी पे बैठे तो है लेकिन करने का कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, लेकिन उससे पहले ना एक देसी लैंग्वेज की एग्जांपल मैं आपसे दरअसल बताऊंगी, मैं पूछती हूँ कुछ आज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो गलती से बाय मिस्टेक आप लोगों से ना फ्लोर पर वो जो सरफ वाला पानी नहीं होता है वो गिर गया, ठीक। और अब आप सोच रहे हो 10 मिनट बाद ही मूव करता हूँ, वो जो वाइपर भी लगाते हैं कि चलो मैं 10 मिनट बाद लगाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, वो 10 मिनट के बीचों बीच क्या हो जाएगा? हाँ, वो जो पूरा सरफ है ना वो उस फ्लोर के ऊपर चिपक जाएगा, है ना। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक ऐसा काम है कि जो जैसे शुरू हुआ, मतलब जैसे वो फ्लोर पे सर्फ गिरा है उस वक्त उसको क्लीन करना है। तो ऐसे ही स्टैब्लिशमेंट में भी कुछ काम होते हैं, कुछ मशीनरी के वर्क ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं कि वो जब शुरू हुए तो जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता उसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये भी एक्सेप्शनल पॉइंट है कि ऐसे कामों पर भी वो ऊपर वाले जो रूल्स हमने पढ़े थे वो लागू नहीं होते हैं।
क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम थोड़ा कुदरत की बात करते हैं, जरा नेचर की बात करते हैं। देखो यार, मुझे बताओ कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो नेचर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जैसे किसानों की फसलें, है ना। तो मतलब कुछ काम ऐसा होता है जो कि नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर आप लोग ये बोलोगे, मान लो कोई आपका ऐसा ही काम है ऑफिस का, जो कि आपके ऑफिस का टाइम 9 AM to 5 PM है, लेकिन काम ऐसा है जो 7 बजे ही हो सकता है। मान लो नेचर का कुछ ऐसा हिसाब है, वो चमकते तारों में होता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप कैसे नॉर्मल वर्किंग आवर के दौरान उस काम को कर पाओगे, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नेचर के ऊपर करता है। ठीक, तो समझ पा रहे हो ना। तो मतलब ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं जब इमरजेंसी आ जाए, या काम कोई नेचर के ऊपर डिपेंड है, या कोई ऐसी जॉब है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो कि बीच बीच में करनी होती है, हम हर वक्त आप एक्टिव नहीं रह सकते, या फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं टेक्निकल, जो काम को जब एक बार शुरू करो तो आप पहले स्टॉप कर ही नहीं सकते प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले। तो मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे वो लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब है हर बात के ऊपर हर काम सेम नहीं होता, तो हर काम के ऊपर आप वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को लागू नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट सब सेक्शन है वो यही बोलता है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वो ड्राइवर वाली एग्जांपल से, उसका मतलब वही है उस एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो पिंकू है ना, ये एक XYZ एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉय है। अब यार हो सकता है या तो इसको जो वेजेस है वो पर आवर, या पर डे, पर वीक, या पर मंथ के हिसाब से मिलती है। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्मल वर्किंग आवर कितने होते हैं, मुझे जल्दी से बता दो। हाँ जी, 8 आवर्स होते हैं। अगर पिंकू 8 के बजाय 9 आवर काम करता है तो इसको हम बोलेंगे कि इसने एक्स्ट्रा आवर काम किया है। लेकिन लेकिन अगर पिंकू 8 आवर के बजाय 30 मिनट्स थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करता है, मतलब 8 आवर 30 मिनट्स काम कर रहा है, तब इसे क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ आवर। ठीक है, कि वो पार्ट ऑफ आवर काम करता है। तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा आवर या पार्ट ऑफ आवर काम करता है तो उसकी जितनी नॉर्मल वेजेस है ना, उसका आपको डबल 2x देना पड़ेगा ओवर टाइम के रूप में। क्लियर। अब इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा और अच्छे से समझ लो। देखो फ्रेंड्स, अब आप इस से बोलोगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे बताओ नॉर्मल वर्किंग आवर कितने होते हैं? 8 आवर। गुड। एग्जाम्पल लेकर के चलो, हाइपोथेटिकली सोचो कि नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल अगर वर्किंग डे में आप काम करते हो तो आपको 100 रुपीज पर आवर मिलता है। बताओ कितना मिलता है? 100 रुपीज पर आवर। ठीक, ये दो बातें समझ गए। बताओ जल्दी से फिर से एक बार, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 8 आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर का कितना पैसा मिलता है? 100 रुपीज पर आवर। ठीक, अच्छा। अब मान लो पिंकू ने एक्स्ट्रा काम किया, कितने घंटे? 2 घंटे। बोलो कितने घंटे? 2 घंटे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको नॉर्मली तो उसका कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली कितना मिलता है बताओ? 100 मिलता है। तो 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ करेंगे। बोलो 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा? यस, क्योंकि नॉर्मल वेजेस का 2x देना है। ठीक है, तो नॉर्मल कितना था फ्रेंड्स? 100 रुपीज पर आवर। तो फिर ओवर रेट का कितना हो गया? ओवर टाइम का 200। यस, क्योंकि हमने 100 को 2x करा तो कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर। अच्छा, अब सुनो, नॉर्मल वर्किंग आवर कितने थे? 8 थे। नॉर्मल वर्किंग आवर का पैसा कितना मिलता था? 100 रुपीज पर आवर। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना हुआ? 800। तो नॉर्मल वाला 800 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ एक्स्ट्रा वाला। एक्स्ट्रा वाला कितने घंटे काम किया था जल्दी बताओ? 2 घंटे। तो उसका रेट कितना था जल्दी बताओ? 200। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 200 से। कितना आया? 400। एक्स्ट्रा वाला 400 आया। जल्दी बताओ नॉर्मल वाला कितना था? 800। 800 को 400 से प्लस कर दो, कितना आया? 1200। तो पिंकू को कितना मिला? 1200। क्लियर फ्रेंड्स? गुड। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15। फ्रेंड्स, जरा इमेजिन करो, आप लोग गए हो एक शॉपिंग मॉल में, अपने लिए बहुत बढ़िया बढ़िया आप ड्रेसेस, शूज, वॉच ये सब खरीद रहे हो। अब बारी आती है पेमेंट देने की।
आपके पास बताओ कौन कौन से पेमेंट के मोड्स हैं, आपके मतलब किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, सोचो जरा। हाँ, जो भी करंट कॉइन या करेंसी चल रही है मतलब कैश फॉर्म में कर सकते हो, या फिर हाँ आप लोग चेक के जरिए कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो पैसा, आप यूपीआई आईडी ये सब यूज करते हो, पेटीएम करते हो, ये सब कर रहे हो, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप जिस मॉल में गए हो वो प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया को, और वो मॉल का ऑनर आपको बोल दे कि सॉरी भाई साहब या सॉरी बहन, यहाँ पर तो कैश अलाउड ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे। हाँ, आपको चेक ही यूज करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में ही आप डिपॉजिट करोगे, वहां पे पेमेंट करोगे, राइट। ठीक ऐसे ही कुछ सेक्शन 15 हमको बताता है कि नॉर्मली तो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट क्या है, अपने एम्प्लॉयज को जो भी करंट हमारा कॉइन या करेंसी चल रहा होता है, मतलब कैश फॉर्म में सैलरी या वेजेस देती है, चेक के थ्रू बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यूपीआई यूज कर लिया, इन सब के थ्रू करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट मान लो एक XYZ फैक्ट्री के बारे में ये बोलती है कि ये इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में कैश अलाउड नहीं है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को चेक या बैंक अकाउंट के थ्रू ही सैलरी एंड वेजेस देगा। सो आई होप आप लोगों को ये मॉल वाली इमेजिनेशन के जरिए सेक्शन 15 तो नहीं भूलेगा, है ना। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16। फ्रेंड्स, जो टोमो है ना एम्प्लॉयर है, और पिंकू टिंकू चिंकू कौन है, हाँ उसके एम्प्लॉयज है। यहाँ पर जो टोमो एम्प्लॉयर है कहते हैं वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसके एम्प्लॉयज का वेज पीरियड क्या होगा। एंड मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि वेज पीरियड क्या होता है ना, तो जल्दी से ना वीडियो को पॉज करो, खुद को खुद ही आंसर दो। आई होप आपने आंसर दिया होगा, अब आप लोगों को मैं बताऊंगी। एंड फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको इसका आंसर सही में पता था, अगर पता था ना तो कमेंट में लिख दो यस। चलो फिर अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर पिंकू जब यहाँ पे सॉरी टोमू, जो टोमू है एम्प्लॉयर, वो यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि उसके एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी कब देनी है और कितने गैप में देनी है, ये वेज पीरियड है। वो ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज को डेली बेसिस पे देनी है सैलरी या फिर वेजेस, वीकली देनी है मतलब हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, या 1 महीने बाद, कब उनको उनकी सैलरी एंड वेजेस देनी है, वो है वेज पीरियड। अगर मान लो फ्रेंड्स पिंकू को डेली बेसिस पे मिलती है उसकी वेजेस, तो ये क्या हुआ, ये पिंकू का वेज पीरियड हुआ डेली बेसिस वाला। अगर चिंकू को 15 दिन बाद मिलती है तो उसका वेज पीरियड 15 डेज वाला हो गया। अगर टिंकू को 1 महीने बाद सैलरी मिलती है तो उसका वेज पीरियड टिंकू का मंथली बेसिस हुआ। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर कहते हैं गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स के अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग हो सकता है ये वेज पीरियड। जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स पे जो लेबर वर्क के लिए वो कह सकती है कि इनको हम वीकली बेसिस पे देंगे वेजेस, और जो ऑफिस में जो स्टाफ है ठीक है उनको हम मंथली बेसिस पे देंगे, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, मुझे जरा बताओ, अगर टोमू जो एम्प्लॉयर है वो ये सोचे कि यार टिंकू को ना मैं 2 महीने बाद सैलरी दिया करूंगा, मतलब अपने एम्प्लॉयज को 2 महीने बाद सैलरी देने का वेज पीरियड सेट कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये ठीक है, क्या ये अलाउड होगा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि कहते हैं जो वेज पीरियड है ना वो मैक्सिमम 1 मंथ तक का होता है बस, उससे ज्यादा का नहीं, कम से कम डेली बेसिस और मैक्सिमम 1 मंथ। अब ये नहीं यहाँ पे बोल सकते कि हम अपने एम्प्लॉयज को 2 महीने बाद सैलरी देने का वेज पीरियड सेट करते हैं या 6 महीने बाद करते हैं, ये चीज अलाउड नहीं है। तो बताओ फ्रेंड्स मैक्सिमम कितना, यस 1 मंथ। आई होप ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 17। देखो सेक्शन 16 में हम इतना तो समझ ही गए हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज की वेजेस एंड सैलरी का एक वेज पीरियड जो होता है वो फिक्स करता है ना। अब जो है सेक्शन 17 ये कहता है कि एम्प्लॉय ने जो उनका वेज पीरियड फिक्स करा है और एम्प्लॉयज का मतलब जो भी काम है उसके हिसाब से उनको उनकी जो सैलरी देनी बनती है या वेजेस देने बनते हैं वो कब तक देने चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम पिंकू की बात करते हैं। पिंकू वो एम्प्लॉय है जिसको डेली बेसिस पे वेजेस मिलती हैं,
तो अगर कोई एम्प्लॉय जिसको डेली बेसिस पे वेजेस मिलती हैं, तो मतलब यहाँ पर जैसे उसकी शिफ्ट एंड हुई, उसके एंड में क्या है कहते उसको उसके वेजेस दे देने चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट, टिंकू की बात करते हैं। टिंकू वो एम्प्लॉय है जिसको वीकली बेसिस पे क्या है वेजेस मिलती हैं, मतलब उसका वेज पीरियड वीकली बेसिस है, वीकली है। तो यहाँ पर कहते जो टिंकू है, जो एम्प्लॉय है, उसको उसके हफ्ते का जो लास्ट वर्किंग डे है, ऑफ होने से पहले, वीकली ऑफ से पहले जो लास्ट वर्किंग डे है, तब तक आपको क्या है उसकी सैलरी, उसके जो भी वेजेस बनते हैं वो दे देने चाहिए। जैसे कि मंडे को वीक शुरू हुआ तो सैटरडे को आपको उसके लास्ट वर्किंग डे, जो लास्ट हफ्ते का डे है, उस दिन तक उसके वेजेस दे देने चाहिए। अगर मान लो सैटरडे ऑफ होता है तो फ्राइडे को, जो भी उसका लास्ट वर्किंग डे है ना हफ्ते का, उस दिन आपको उसके वेजेस देनी है। अगर वो बंदा वीकली बेसिस पे काम करता है, उसका वेज पीरियड वीकली बेसिस है। अब बात करते हैं चिंकू की। वो 15 डेज बाद उसको उसके वेजेस मिलती हैं, तो वो 15 डेज खत्म होने के 2 दिन पहले ही आपको क्या है कहते हैं उसकी वेजेस दे देनी है। ठीक, अब बात करते हैं मिंकू की, जो कि मंथली बेसिस पे सैलरी लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो मिंकू ने पूरे सितंबर मंथ क्या है, पूरा 1 महीना उसने काम करा है। अब उसको आपको अक्टूबर स्टार्ट होगा ना, तो पहले अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर, 7 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज आपको कहते उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये था वो टाइम पीरियड की बंदा कौन कौन सा उसका वेज पीरियड है, और उस हिसाब से किस किस दिन तक आपको उनकी जो भी सैलरी एंड वेजेस बनती है वो दे देनी चाहिए। क्लियर। फिर इसके नेक्स्ट सब सेक्शन की बात करते हैं। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को कहते रिट्रेंच कर दिया, रिमूव कर दिया, डिसमिस कर दिया, या उसने खुद ही रिजाइन कर दिया, ये कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे केस में भी वेजेस तो मिलनी है। कहते आपको क्या है 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्या है उनको आपको उनकी पूरी वेजेस देनी चाहिए। लाइक अगर आपने पिंकू को मंडे को निकाल दिया तो वेडनेसडे तक आपको उसको पूरे के पूरे उसके जितनी वेजेस बनते हैं ना वो दे देनी है। ठीक है, क्लियर। करते हैं इसके नेक्स्ट सब सेक्शन की। देखो यार फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको बोली थी ना कि मंथली सैलरी अगर लेते हो मंथली बेसिस पे ना, तो आपको नेक्स्ट मंथ के कम से कम 7 डेज के विद इन देनी होती है उसकी सैलरी, है ना। अच्छा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ भी जरूरत पड़े, तो कहते हैं वो जो अभी हमने ये जितने भी पढ़े ना कि इतने इतने टाइम के विद इन आपको दे देनी चाहिए सैलरी या फिर वेजेस, इस चीज को अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट क्या है थोड़ा चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि मान लो फ्लड आ गया या लॉकडाउन हो गया, और कहते हैं कि मंथली बेसिस पे क्या है आपको नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के विद इन देनी होती है सैलरी, लेकिन अभी लॉकडाउन हो करके रखा है, बड़ा बुरा हाल है अगर मान लो, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कह सकते हैं कि चलो ठीक है 7 नहीं, नेक्स्ट मंथ के 15 डेज के विद इन आप लोगों को सैलरी देनी होगी। तो जरूरत पड़ने पर वो जो ये टाइम लिमिट्स है ना, इसे गवर्नमेंट क्या है थोड़ा चेंज कर सकती है। क्लियर, लेकिन ये सब कुछ इमरजेंसी वगैरह के दौरान ही होता है। अब इसका लास्ट सबसेक्शन समझो, बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। देखो अगर मान लो ये, अब मैं फिर से सैलरी वाली एग्जांपल लेकर के चलती हूँ, थोड़ा आसान है इसको समझना, है ना। हम जानते हैं कि कोड ऑन वेजेस बोलता है कि नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के विद इन आपको सैलरी देनी होती है ना। लेकिन अगर मान लो कोई और लॉ है, देखो ये जो कोड ऑन वेजेस इसने एक जनरल रूल बना दिया है, लेकिन एक और लॉ है जो इस बात को कहीं ना कहीं मान लो उसने कुछ अपना अलग से बोल करके रखा है। तो कोड ऑन वेजेस का जो ये कहते हैं सेक्शन 17 है ना, उस वाले कानून के रूल को क्या है इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल सुनो, मान लो दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो एक वहां का स्पेशल एक लोकल लॉ है मान लो, और वो कहता है कि आपको नेक्स्ट मंथ के 5 डेज के विद इन सैलरी देनी होगी। हम जानते हैं कोड ऑन वेजेस क्या बोल रहा है, 7 डेज के विद इन सैलरी देनी होगी, लेकिन वो दिल्ली का जो स्पेशल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो तो 5 डेज बोल रहा है। तो यहाँ पर अब यही बोला गया है कि फिर ऐसे सिनेरियो में अगर किसी और स्पेशल लॉ में कुछ अलग से बता करके रखा है, तब ये सेक्शन 17 की नहीं चलेगी, क्योंकि ये जस्ट एक जनरल रूल बता रहा है।
फिर वो दिल्ली वालों को अपना वही स्पेशल जो लोगों का लोकल लॉ है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं दिल्ली के स्टैब्लिशमेंट की बात करूं और वहां पे दिल्ली का शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट ये बोलता है कि आपको 5 डेज के विद इन सैलरी देनी होगी नेक्स्ट मंथ के, तो मतलब 5 डेज के ही देनी पड़ेगी। कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 17 उस लॉ के इस रूल को अफेक्ट बिल्कुल नहीं डालेगा कोई भी। ये भी क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? गुड। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18। बड़े ध्यान से सुनना ये सेक्शन। ये सेक्शन में सबसे पहले ये बोला गया है कि वेजेस में से क्या क्या कट कर सकते हैं, क्या नहीं कट कर सकते, मतलब किसे डिडक्शन मानेंगे एंड किसे नहीं मानेंगे। सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है, जरा जानिए। बेसिक रूल कहता है कि एम्प्लॉयर का मन आया कि यार आज वाइफ का बर्थडे है तो क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉय पिंकू की सैलरी में से जरा 500,000 रुपया कट करके उसको साड़ी गिफ्ट करता हूँ। तो ये चीज अलाउड नहीं है। मतलब एवे अपने पर्सनल रीजन के लिए या विदाउट एनी रीजन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा कट नहीं कर सकता। बेसिक रूल ये कहता है और हम सब जानते हैं। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन आगे वाली समझो। उसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉय जो पिंकू है एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय टोमो को मान लो एडवांस रिटर्न के नाम पर अपनी पॉकेट से पैसा दिया, क्या ये डिडक्शन माना जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की अपनी पॉकेट से वो पैसा किया है तो उसको हम डिडक्शन मानेंगे। वही अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो पिंकू को उसका प्रमोशन रोक दिया गया, उसका इंक्रीमेंट रोक दिया गया या उसे सस्पेंड कर दिया गया है और इस चक्कर में पिंकू का जो एम्प्लॉय है उसका लॉस हुआ है, तो मुझे बताइए क्या इसे डिडक्शन माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक पनिशमेंट है। प्रमोशन क्यों रोका होगा? पिंकू ने कुछ गलती करी होगी तभी तो रोका होगा। सस्पेंड क्यों किया गया होगा? कुछ फ्रॉड किया गया होगा तभी तो ये तो एक पनिशमेंट के तौर पर हुआ है। अब यहाँ पे नुकसान हुआ तो हो, गलती मत करते, फ्रॉड मत करते, है ना? तो ये डिडक्शन नहीं मानेंगे हम। ये एक डिसिप्लिन लाना जरूरी था जिसके लिए ये स्टेप उठाया गया है, तो ये पनिशमेंट के तौर पे देखा जाएगा, डिडक्शन के रूप में नहीं। बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे कहते हैं, अभी अभी हमने समझा ना कि वैसे तो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर सकता पैसा, लेकिन कुछ रीजंस, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हमें कोड ऑन वेजेस बताता है कि ये अगर रीजन बन जाते हैं तो ठीक है ना, आप एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा डिडक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर फाइन लग जाए पिंकू को, या पिंकू मान लो यार बड़ा शैतान है, उसने अपने ऑफिस की चेयर तोड़ डाली, जब चेयर तोड़ी है, तोड़फोड़ कर दी है, नुकसान हुआ है, तो बात तो बनती है यार आप ही की सैलरी में से पैसा कट होगा, है ना? तो ऐसे सिनेरियो में भी कट हो सकता है अमाउंट, या फिर हाउस लोन के रूप में, हाउस रेंट या टैक्स या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए पीएफ के रूप में, और इसके अलावा इंश्योरेंस के रूप में पैसा वो कर लेते हैं सैलरी में से, है ना? या ट्रेड यूनियन की फीस के रूप में। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि इन कारणों से क्या है, वो आपकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन लेकिन थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि एम्प्लॉयर जी आपके पास राइट तो है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर सकते हो अमाउंट, अगर ये कुछ रीजंस बन जाते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए पिंकू की 20,000 सैलरी है तो 10,000 से ज्यादा अमाउंट आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट अब ये बोलता है, मान लीजिए कुछ ऐसा रीजन बन गया, कुछ ऐसा कारण हो गया कि मैक्सिमम हम जानते हैं कि 20,000 सैलरी है तो 10,000 कट कर सकते हैं, है ना? लेकिन मान लो अमाउंट 12,000 बन गया तो अलाउड तो मैक्सिमम 10 है, बन 12 रहा है, तो वो जो 2,000 एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसका क्या होगा? क्या तो उसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करिए। लेकिन इस वाले मंथ, अगर मान लो सितंबर मंथ में 12,000 का अमाउंट बन रहा है उसकी सैलरी से डिडक्ट करना, लेकिन ये सेक्शन बोलता है आप 50% से ज्यादा डिडक्ट कर ही नहीं सकते हो, आप 10,000 से ज्यादा डिडक्ट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन अमाउंट 12,000 बन रहा है सितंबर में, तो कहते हैं सितंबर में 10 डिडक्ट कर लीजिए, बाकी के जो 2,000 बच रहे हैं ना उसको अक्टूबर में एडजस्ट करिएगा। इस महीने नहीं आप 12,000 कट कर सकते, इस मंथ आपको 10 ही डिडक्ट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? अब मान लीजिए जो टोमो एम्प्लॉयर है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो टोमो एम्प्लॉयर है वो
हम जानते हैं ना कि ग्रेचुटी का हो गया, या प्रोविडेंट फंड एक्ट जब हमने समझा था कि ये प्रोविडेंट फंड एक्ट, जब हमने समझा था कि प्रोविडेंट फंड का भी ये पैसा जो होता है एम्प्लॉयर कट करता है, राइट। मान लो टोमो ने क्या करा, पिंकू जो है ना उसकी सैलरी में से ना पीएफ का अमाउंट कट कर दिया, जहां डिपॉजिट करना होता है वहां नहीं करा। अब आपको क्या लगता है कौन फंसेगा? क्या पिंकू फंसेगा? नहीं, नहीं। एम्प्लॉयर ने सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट करा, उस पैसे को डिपॉजिट करने के बजाय अपने वाइफ के लिए साड़ी खरीद रहा है, तो जिम्मेवार कौन है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं। बोलो ये सेक्शन भी सभी को क्लियर हो गया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 19। फ्रेंड्स 19 सेक्शन में कहते हैं जो एम्प्लॉयर है ना टॉमो, उसके पास राइट है कि वो फाइन लगा सकता है, कब लगाना है, किस पर लगाना है, कितना फाइन लगाना है, लगा सकता है। तो इसको ध्यान से सुनो। अब सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि ठीक है, अगर मान लो पिंकू चिंकू टिंकू ये सब जो भी एम्प्लॉयज है थोड़े से शैतान है, लेट आते हैं, ये थोड़े से शैतान नहीं बोलेंगे, थोड़े से आलसी टाइप के हैं, लेट उठते हैं तो काम पर लेट ही आते हैं। अब जो इनका एम्प्लॉयर है टोमो, वो चाहता है कि इन सभी को ना 50-50 रुपए फाइन लगाऊं। मतलब टोमो एक ऐसा रूल बनाना चाहता है कि अगर उसके एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज लेट आते हैं तो वो 50 रुपीज फाइन लगाए। तो यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉयर ठीक है तो फाइन लगा सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रूल बनाना चाहते हो कि लेट कमर्स 50 रुपीज फाइन देंगे, तो आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट इस रूल को अप्रूव करती है तभी ये रूल लीगल माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपने रूल्स बना करके रखे हैं, लाइक लेट कमर्स को इतना फाइन, अगर किसी ने कुछ डैमेज कर दिया हमारे यहाँ के गुड्स को तो इतना फाइन, ठीक है। आपने इस तरह से एब्सेंट हुए तो इतना फाइन, आपने इस तरह से अलग अलग रूल्स बनाए हैं जो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल में मिल गया। अब आपको क्या करना है, कहते हैं वो जो एम्प्लॉयर है ना अपने एस्टैब्लिशमेंट के नोटिस बोर्ड पे लगाएगा। क्यों? सो दैट कि एम्प्लॉयज को भी पता हो कि अगर हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हमें इतना इतना फाइन लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मान लो आपने पिंकू को लगाना है फाइन, तो आपको पहले कहते हैं उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा कि क्या कारण था, तुम क्यों लेट आए, जरा वजह तो बताओ, ठीक है। तो मतलब है कि एम्प्लॉय को उसके बोलने का मौका देना चाहिए फाइन लगाने से पहले। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जो भी आप फाइन लगाओगे ना वो उस बंदे की सैलरी के 3% तक ही लगा सकते हो। मान लो अगर पिंकू की सैलरी 10,000 रुपीज है तो 300 रुपीज से मैक्सिमम फाइन आप नहीं लगा सकते हो। क्लियर? बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। वो ये बोलता है कि 15 साल से छोटे बच्चे को आप फाइन लगाएंगे ही नहीं। बात करते हैं इसके सिक्स्थ पॉइंट की। देखो यार फाइन रिकवर करने की भी ना कहते हैं टाइम पीरियड है। जैसे कि सबसे पहले इसमें एक बात ये बोली गई है कि आप फाइन को ना इंस्टॉलमेंट्स में नहीं कट कर सकते। लाइक पिंकू आया लेट, 50 रुपए फाइन है ना। तो बोलते हैं कि 10 रुपए आज दे दे, 5 रुपए 10 दिन बाद दे देना, अगले 10 रुपए अगले 10 दिन बाद दे देना। ऐसा नहीं चलेगा, एक साथ 50 रुपए इंस्टॉलमेंट में फाइन नहीं कट होगा। टाइम लिमिट जो इसकी मैक्सिमम है वो 3 मंथ तक की है। फिर 3 मंथ के बाद 3 मंथ अगर अपने अंदर तो बहुत हिम्मत है ना एम्प्लॉयर, तो 3 महीने के अंदर अंदर फाइन लेकर के दिखा दो। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद फिर आप वो फाइन रिकवर नहीं कर सकते। अगर मान लो पिंकू को 1 जनवरी को फाइन लगा था, तो 31 मार्च के बाद 3 मंथ्स के बाद अब तो नहीं रिकवर कर पाएगा उससे फाइन। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पता क्या बोलता है? सेवंथ पॉइंट ये बोलता है, कहते कि अच्छा हमने मान लिया कि पिंकू को 1 जनवरी को फाइन लगा था और 31 मार्च तक ही आप रिकवर कर सकते हो, उसके बाद नहीं। लेकिन हम ये कैसे माने कि फर्स्ट जनवरी को ही फाइन लगा था? मतलब वो कौन सा दिन है जिससे आप ये मानते हो कि आज से तुमको फाइन लग गया? ये पॉइंट बोलता है जिस दिन पिंकू ने गलती करी, मतलब जिस दिन एम्प्लॉय ने गलती कर दी ना, उसी दिन से हम मान लेंगे कि उसके ऊपर फाइन लग गया। तो उस दिन से लेकर के 3 महीने के विदिन ही आपको फाइन रिकवर करना होगा। अच्छा अब लास्ट पॉइंट पता क्या बोलता है? फाइन तो लग गया, फाइन इकट्ठा भी कर लिया, इस्तेमाल कहाँ करोगे? क्या एम्प्लॉयर अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदेगा? नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, जब आपको स्कूल में फाइन लगता था, देखो हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था जब हमें लेट के ग्रुप में फाइन लगा, या कभी टाई लगाना भूल गए फाइन लग गया, या कोई बुक भूल गए फाइन लग गया, तो उसका पता क्या होता था? हमारे टीचर्स क्या करते थे,
हमारी क्लास के लिए जैसे चार्ट खरीद लिए या फर्स्ट एड बॉक्स खरीद लिया, ठीक है, इस तरह की चीजें होती थी। मतलब क्लास के लिए क्लास का डस्टबिन खरीद लिया। मतलब मुझे इतना याद है कि क्लास के रिलेटेड ही हमारी ही अपनी क्लास के रिलेटेड हमारी क्लास इंचार्ज जो होती थी वो उस फाइन को उसके ऊपर खर्च करते होते थे। तो आप लोगों के स्कूल में भी ऐसा ही होता होगा, है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर भी कहते हैं जो एम्प्लॉयर है ना, उस फाइन के पैसों को एक तरह से एम्प्लॉयज के ऊपर ही खर्च करेगा। जैसे कि एम्प्लॉयज के लिए अच्छी सी चेयर्स का अरेंजमेंट कर दिया, या फिर एम्प्लॉयज के लिए भी फर्स्ट एड बॉक्स का अरेंज कर दिया, उनके लिए उसी पैसों से भी अच्छा सा वाटर कूलर लगवा दिया। तो इन शॉर्ट उन्हीं के ऊपर ही खर्च हो रहे। क्लियर। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात, अगर मान लो पिंकू को उसकी जो ड्यूटी का टाइम था ना, ड्यूटी के टाइम पर ही वो अपना ही पिक्चर देखने गया हुआ था, मतलब वो काम पर ही नहीं आया, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर जो उनका एम्प्लॉयर है टोमो, वो उसकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मान लो पिंकू क्या है, वो जो बागा बाबरी में जैसे बोल दो पी पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी, वो भी ना ऐसे पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी खाने गया हुआ था, तो वो 3 दिन काम पर नहीं आया। महीने में होते हैं 30 डेज, काम पर वो कितने दिन नहीं आया? 3 दिन। एम्प्लॉयर चाहता है कि वो 5 दिन की सैलरी कट कर ले, क्या वो कर सकता है? नहीं, वो 3 दिन की ही कट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एब्सेंट कितने डेज था? 3 डेज। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है, अगर बंदा अपने काम के टाइम पर, ड्यूटी के टाइम पर एब्सेंट होता है तो उसका सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना ही किया जाएगा जितने टाइम के लिए वो एब्सेंट था, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अच्छा अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पता क्या कहता है? उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में कभी मास बंक करा है? पूरी क्लास एक साथ गायब। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है। ये जो पिंकू टिंकू चिंकू मिंकू है ना, ये सब ने क्या करा, मिलके मास बंक करा। कहते आज चला कुटली मारते हैं, भागते हैं यहाँ से। दरअसल पता क्या हुआ, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर एक साथ 10 या 10 से ज्यादा 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज क्या है, नोटिस दिए बिना, कोई विदाउट एनी रीजनेबल रीजन के क्या है, काम पर नहीं आते हैं, अब एम्प्लॉयर के पास यहाँ पे पता क्या हक है, वो 8 दिन तक की इनकी सैलरी कट कर सकता है। जैसे मान लो एक इस्टेब्लिशमेंट में 12 जो एम्प्लॉयज हैं, 12 एम्प्लॉयज, ये 10 से ज्यादा हो गए है ना। 12 एम्प्लॉयज क्या है, विदाउट एनी नोटिस काम पर आते ही नहीं है, काम से एब्सेंट है। अब इनके एम्प्लॉयर के पास हक है कि वो इनकी 8 डेज तक की सैलरी कट कर सकता है। तीसरी बात, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, कॉलेज में क्लास लगी हुई है, लेकिन आप कॉलेज में भी हो लेकिन कैंटीन में बैठे हो, लगे तो क्लास में एब्सेंट ही ना, आपकी भले कॉलेज में आए हो, क्यों? क्योंकि क्लास में एब्सेंट हो। बस ऐसा ही यहाँ पर भी कहते, अगर एम्प्लॉयर एस्टैब्लिशमेंट में तो आया है लेकिन बैठा है कैंटीन में या कहीं और या स्ट्राइक में चला गया, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको भी एब्सेंट ही माना जाएगा। इस चीज को आप समझ सकते हो कि आप कॉलेज में तो हो लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आपकी एब्सेंट ही लगी है। ठीक इसी तरह से अगर एम्प्लॉय अपनी एस्टैब्लिशमेंट में तो आया है लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको एब्सेंट ही माना जाएगा और उसके पूरे दिन की सैलरी कट होगी। जैसे जब आप उस दिन एब्सेंट हो, क्योंकि आपको एब्सेंट माना जा रहा है ना, क्योंकि आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे, पूरे दिन का फाइन लग गया ना, ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप आपको आज का भी पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है ना। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।